दोस्तों नमस्कार। 90 डिग्री देखने वाले सभी दर्शकों का हम अभिवादन करते हैं। मुद्दा राज्यसभा का रहेगा। राज्यसभा को लेकर लगातार किस तरह की नित नए नए खुलासे होते आ रहे हैं दोस्तों। ये राज्यसभा का चुनाव की जो पटकथा सामने आ रही है, ये उस फिल्म की तरह है जिसमें नित नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि विलन आखिरकार है कौन, इस स्क्रिप्ट का आखिरकार हीरो है कौन। नित नए नए खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं दोस्तों। पांचों फिक्सरों के नाम सामने अब आ चले हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की। अपने हलके की जनता की आंखों में उन्होंने धूल झोंकी है दोस्तों। पांचवें जो विधायक हैं जर्नैल सिंह, उनका भी नाम अब कोल्ड कर दिया गया है और उनको भी शो कोल्ड नोटिस है वो जारी कर दिया गया है कि आखिरकार आप पर कार्रवाई है वो क्यों ना की जाए दोस्तों। क्रिकेट में आप जानते होंगे एक पूरी तरीके से फिक्सिंग होती है, जिसमें मैच पूरी तरीके से फिक्स कर दिया जाता है, खिलाड़ी अपना ईमान बेच देते हैं। लेकिन इसी बीच दूसरा शब्द भी है जिसे स्पोर्ट फिक्सिंग कहा जाता है दोस्तों, और उसमें कहते हैं कि स्पोर्ट फिक्सिंग को पकड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसमें मैच पूरी तरीके से नहीं बेचा जाता बल्कि इनडायरेक्टली पिच की रिपोर्ट दे दी जाती है और टॉस जीतकर बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है या एक आध वाइड या नो बॉल फेंक दी जाती है। उसी तरीके से पांच लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरे मैच को ही बेच दिया था, जिनको नोटिस निकाल दिया गया है। चार लोग अभी भी ऐसे हैं कांग्रेस में जिनको शायद बचाने की कोशिश की जा रही है और पार्टी घबरा रही है उन लोगों पर कार्रवाई करने से दोस्तों। ये वो स्पोर्ट फिक्सर हैं जिन्होंने मैच को तो नहीं बेचा बल्कि इनडायरेक्टली स्पोर्ट फिक्सिंग की है, अपनी वोटें हैं रद्द की हैं। उसमें गोकुल सेतिया ने तो धरना दे दिया था जब उनका नाम आया था, और मंजू चौधरी भी उनके साथ धरने पर बैठी हुई थी दोस्तों। उन्होंने तो जैसे तैसे करके अपनी कुछ गिरती हुई साख को बचा लिया। भूपिंदर हुड्डा वहां पर पहुंचे, लेकिन दो चेहरे अभी भी हैं जिन पर शक की सुई है वो लगातार है, वो अटक रही है दोस्तों। उस शक की सुई भी उसके बावजूद है जब भूपिंदर सिंह हुड्डा ने यह कह दिया कि वो कुलदीप वत्स नहीं है, उसके बावजूद भी कुलदीप वत्स देखिए कि किस तरह की चीजें हैं वो कर रहे हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ सरेआम चंडीगढ़ में पार्टी के आला नेताओं को भी उन्होंने नहीं बख्शा। कुलदीप वत्स ने अपनी पार्टी की राजनीति पर ही सवालिया निशान उठा दिया, चाल चरित्र पर ही सवालिया निशान उठा दिया। मानो वो किसी शायरे की तरह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत पछताओगे, हमें आसान नहीं है आबाद करना फिर से, बहुत पछताओगे तुम ये बस्ती उजाड़ कर दोस्तों। एक तरीके से इनडायरेक्टली पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का खेल है कुलदीप वत्स कांग्रेस पार्टी के साथ है वो खेल रहे हैं दोस्तों। जब खुद भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कह दिया कि ये वो नहीं है, किसी तरीके से भूपिंदर हुड्डा है इस चीजों को थामने की कोशिश कर रहे हैं। जो बारूद में आग है, जो चिंगारी लग चुकी है बादली विधानसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी कुलदीप वत्स कहां मानने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए कुलदीप वत्स पर यह शक की सुई आखिरकार क्यों लटक रही है। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे, इस पटकथा को मैं और आप नहीं लिख रहे हैं, बादली की जनता नहीं लिख रही है, बल्कि इसके गुनहगार खुद कुलदीप वत्स है और शुरू से ही है वो शक के दायरे में आते जा रहे हैं। जब करमबीर बुद्ध को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया तो 90 डिग्री पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें कुलदीप वत्स कह रहे हैं कि ये 0/0 उम्मीदवार है और वो इस उम्मीदवार को जानते तक नहीं है दोस्तों। सबूत नंबर 1 जो कुलदीप वत्स पर शक के दायरे को बढ़ाता है। और दोस्तों उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उनके साथ कुलदीप वत्स रसमलाई का आनंद ले रहे थे। अभी तक उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो रसमलाई थी या अन्य कोई मिष्टान है जिसका जायका है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कुलदीप वत्स ले रहे थे। जिस तरीके से शादी ब्याह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आवभगत की जा रही थी, वो जो मुलाकात है, वो जो नजरें हैं, पॉलिटिकल लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज थी कुलदीप वत्स की, वो खुद ब खुद बयां कर रही थी। सबूत नंबर 2 कि आखिर उन पर शक है वो क्यों ना किया जाए। और उसके बाद शिमला जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं, कांग्रेस विधायक हैं, कुलदीप वत्स हैं, वो उसके साथ है वो नहीं जाते हैं। शादी के लिए कह दिया जाता है कि उनके परिवार में शादी है। लेकिन दोस्तों देखिए, कई बार जिंदगी में ऐसा मौका आ जाता है कि आपको हर चीज से ऊपर उठकर संघर्ष में साथ देना होता है, लेकिन कुलदीप वत्स वहां पर नहीं गए। इनकी सीएलपी की जितनी भी मीटिंग हो रही थी चंडीगढ़ में, हुड्डा साहब लंच डिप्लोमेसी के लिए बुला रहे थे, लेकिन कुलदीप वत्स वहां भी शामिल हैं वो नहीं हुए दोस्तों। और जिस दिन वोटिंग चल रही थी वो पूरे हरियाणा ने देखा कि कांग्रेस का एक विधायक है जो लगातार मीडिया को फोन पर यह कह रहा है कि वो जाम में फंसे हुए हैं
और वो लेट पहुंचेंगे। जब वो पहुंचते हैं बहुत इत्मीनान से वो मीडिया को ये कहते हैं अभी क्या जल्दबाजी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग का वक्त है, आराम से वोट डाल दिया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू के स्टाइल का कुर्ता पहनकर दीपेंद्र हुड्डा के साथ उन्हीं की गाड़ी में दीपेंद्र हुड्डा कुलदीप वत्स को लेकर जाते हैं दोस्तों। वो ड्रामा चला तो चला, लेकिन अचानक से मीडिया के सामने आकर कुलदीप वत्स अपनी पार्टी की पोल खोल देते हैं दोस्तों। इस चुनाव को लेकर अगर आदमी को स्पष्ट करना हो तो सभी लोग बड़ी संजीदगी से, जो लोगों ने पूरी तरीके से ईमान को बेच दिया, मैच फिक्स कर दिया, जिन्हें जनता हरियाणा के गद्दार कह रही है, लेकिन इस सब के आरोपों के बावजूद भी वो लोग बड़े सलीके से मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों को इंटरव्यू दे रहे हैं, जो भी आरोप प्रत्यारोप है राजनीतिक भाषा के साथ वो लगा रहे हैं दोस्तों। लेकिन कुलदीप वत्स की जो बॉडी लैंग्वेज, जो भाषा थी चंडीगढ़ में, कांग्रेस को भ्रष्टाचारियों की पार्टी वो बता रहे हैं, कांग्रेस को फिक्सरों की पार्टी वो बता रहे हैं, नीचे से ऊपर तक हर किसी को कुलदीप वत्स से सवालों के घेरे में ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े बड़े मठाधीश इस पार्टी में बैठे हुए हैं दोस्तों और पार्टी की मुश्किलें हैं बढ़ा दी हैं दोस्तों। कभी सामने आ रहे हैं, कभी छिप जा रहे हैं, कभी मीडिया में ऐसी बातें आ रही हैं बोल के कि कुलदीप वत्स छिप गए, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी दोस्तों। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन चीजें हैं यहां पर दर्शकों के सामने मैं पेश करना चाहूंगा दोस्तों। कुलदीप वत्स कह रहे हैं पार्टी क्रॉस जिन्होंने किया है उनको बाहर निकालो, मुझे पता है इसके पीछे बड़े बड़े नाम हैं। इसी में से सवाल खड़ा होता है, जब कुलदीप वत्स को पता है कि इसके पीछे कौन कौन नाम है, तो कुलदीप वत्स आखिरकार उन लोगों के नामों का खुलासा वो क्यों नहीं कर रहे हैं दोस्तों? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग इसे हम करार करना चाहेंगे कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने मेरा कच्चा चिट्ठा खोला, अगर मेरी राजनीति पर कोई ग्रहण लगता है तो मैं भी उन नामों का खुलासा कर दूंगा। कुलदीप वत्स ने स्वीकार किया पहली बार कि वो मनोहर लाल खट्टर के संपर्क में हैं, वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संपर्क में हैं। इसके साथ एक लाइन और जोड़ दी कि विधायक को काम करवाने पड़ते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री राजा होता है दोस्तों। लेकिन कुलदीप वत्स ये बताएं, क्या बादली हल्के की जनता इतनी कमजोर है कि वो कुलदीप वत्स को कह रही है कि आप सरेंडर कर दीजिए नायब सिंह सैनी के सामने, या आप सरेंडर कर दीजिए मनोहर लाल खट्टर के सामने दोस्तों? अगर आपको उन्हीं के दरबार में हाजिरी लगानी थी, अगर वही आपको प्रिय लग रहे हैं दोस्तों, तो ये बादली की जनता, ओम प्रकाश धनखड़ का तो कद आपसे बहुत ऊंचा था। बेशक से वो विधायक ना हो, लेकिन आज भी उनका कद बहुत ऊंचा है और शायद आप अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए हो जितना पैसा ओम प्रकाश धनखड़ ने बादली हल्के के विकास पर लगाया। अगर ओम प्रकाश धनखड़ की जुबान से जो शब्द निकले थे, अगर उसको बादली की जनता भुला दे तो आप कहीं भी है ओम प्रकाश धनखड़ के आसपास नहीं ठहरते। विकास के मामले में भी दोस्तों आपको जिताया, उस अदद और बड़े नेता के सामने आपको लोग जिता रहे हैं। जाहिर तौर पर ये बादली की जनता आपसे कभी ये नहीं चाहेगी आप मनोहर लाल खट्टर के दरबार में जाकर हाजिरी लगाइए दोस्तों। और देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला या अन्य नेता बार बार कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो तो उनकी चाबी जो है ना वो मनोहर लाल खट्टर के हाथ में है। अब ये देखिए, दो शख्स का नाम लिया जा रहा है कि मैं मनोहर लाल खट्टर के संपर्क में हूं, नायब सिंह सैनी के भी संपर्क में हूं दोस्तों। ये सबूत नंबर 5 है जो इस सिद्ध करता है कि आखिर बादली की जनता क्यों ना शक करे कुलदीप वत्स के ऊपर। कांग्रेस से मैं नाराज हूं, बड़े बड़े लोग मठाधीश बने हुए बैठे हैं दोस्तों। ये आवाज क्या आपको नहीं लगता कि कुलदीप वत्स की नहीं है? ये भाषा शैली तो भाजपा के नेताओं से मिलती जुलती है वो लगती है दोस्तों। भाजपा ऐसे आरोप लगाती है कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, कांग्रेस में तो मठाधीश बैठे हुए हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। ये भाषा शैली बीजेपी की लगती है, ना कि कांग्रेस के किसी विधायक की लगती है दोस्तों। कहा है ये शायद उस गीतकार ने सही लिखा है दोस्तों। इस गीतकार को भी शायद पता नहीं होगा कि ये पंक्तियां हैं कभी कुलदीप वत्स के ऊपर ठीक बैठेंगी, जिसमें वो लिखते हैं, कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, मेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही। कुलदीप वत्स कभी कुछ कह रहे हैं दोस्तों, कभी कुछ कह रहे हैं। कल ही कुछ पत्रकार साथियों को बारी बारी से, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं की है जिसमें सभी पत्रकार बैठे हो, 2 पत्रकारों को दे दिया फिर 1 पत्रकार को दे दिया, इस तरीके से कहा है। कुछ पत्रकारों को कह रहे हैं कि नहीं मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा, मैं पार्टी नहीं छोड़ने वाला हूं दोस्तों। लेकिन कुछ पत्रकारों को उन्होंने कहा कि 5 तारीख को जन्मदिन है, उस दिन अपना मैं फैसला लूंगा दोस्तों। और ये कुलदीप वत्स कच्चे पापड़ और पक्के पापड़ वाली कहावत को सिद्ध कर रहे हैं दोस्तों। कभी
कच्चे पापड़ की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, कभी पक्के पापड़ की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। उसी दिन हसनपुर के उसी फार्म हाउस में दोस्तों कह रहे हैं कि मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। उसी फार्म हाउस के अंदर अन्य मीडिया कर्मियों को कह रहे हैं कि मैं 5 तारीख को, जिस दिन उनका जन्मदिन है, मैं फैसला लूंगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और कह रहे हैं 1 मई से पूरे हरियाणा में घूमूंगा। इनडायरेक्टली ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है दोस्तों। इस लाइन को आप इस चीज से जोड़कर देख सकते हैं कि वो पूरे हरियाणा में घूम घूम कर शायद अपने समाज की तरफ ये इशारा है, आप समझ सकते हैं। जबकि भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप वत्स की इस इनडायरेक्टली पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग को कल पर्दाफाश कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने पहली बार चुप्पी तोड़ी कुलदीप वत्स को। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस किसी भी पॉलिटिकल दबाव में झुकने वाली नहीं है दोस्तों। और अभी तक सबसे खास बात दोस्तों इसमें यह है, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर सवाल किया मीडिया कर्मियों ने, यह बकायदा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कुलदीप वत्स से जब पूछा गया था तो कुलदीप वत्स ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात को। कहा मेरे नेता तो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। दोस्तों यह साबित करता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कुलदीप वत्स क्या सोच रहे हैं। और एक तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कुलदीप वत्स ने रिजेक्ट यहां पर कर दिया है। उस दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रिजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कुलदीप वत्स, जिस दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप वत्स को राजनीति में विधायक बनाया, उस दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कुलदीप वत्स रिजेक्ट कर रहे हैं। जिस दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बादली हल्के की जनता के सामने एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी हाथ जोड़कर कुलदीप वत्स के लिए वोट मांगे, इन्हें चंडीगढ़ विधानसभा तक बैठाया, लेकिन आज उसी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एहसान नहीं मान रहे हैं कुलदीप वत्स। झाड़ दिया है एक तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। और खबर यह भी आ रही है कि कुलदीप वत्स को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा झुकने के मूड में नहीं है दोस्तों। हालांकि बेशक से उस पेंचर को भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक इतिहास दोस्तों आज तक रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत नरम है, बहुत शरीफ हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आप चाहे कुर्ता फाड़ लीजिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ नहीं कहते, ये रियलिटी है। लेकिन पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज तक नहीं आए हैं और शायद कुलदीप वत्स की इस पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, दबाव में हुड्डा परिवार भी है। साढौरा से जो रेणु बाला हैं दोस्तों, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमें गद्दार कह रहे हैं, जबकि उनके चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीएसपी के टिकट पर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनको जिताने के लिए वो कहा है। दोस्तों बिल्कुल ये खेल चल रहा है, तू डाल डाल मैं पात पात, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का बहुत बड़ा दौर ये चल रहा है दोस्तों। और ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए राजनीतिक चुनौती भी यहां पर बना हुआ है दोस्तों। हमें लगता नहीं है कि यहां से ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पॉलिटिकल नेतृत्व की असली परीक्षा है। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव हार गए थे, तब भी कुछ नहीं बिगड़ा था जितना आज कुछ बिगड़ रहा है दोस्तों। और शायद हुड्डा परिवार ये जानता है, उन्हें नहीं पता है कि उनकी ग्रीन ब्रिगेड में से भी कुछ लोग शायद हो सकते हैं कि अगर कांग्रेस आला कमान की तरफ से कोई बड़ा फैसला आता है तो शायद हुड्डा परिवार आज के दिन अकेला खड़ा हो जाए दोस्तों। हुड्डा परिवार जानता है, धीरे धीरे फूक फूक कर कदम रख रखा है। जबकि उड़ीसा में इमीडिएटली फैसला लेते हुए जिन 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया दोस्तों, झाड़ दिया पार्टी ने उन्हें। लेकिन हरियाणा में देखिए, हुड्डा परिवार जानता है कि ये उनके खात्मे की शुरुआत है और ये राज्यसभा के बाद जो चल रहा है शायद उनकी राजनीतिक दबदबे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसलिए फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है दोस्तों। और हुड्डा परिवार कहीं ना कहीं घबरा रहा है। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है या जिन्होंने अपना वोट कैंसिल किया है, वो लोग भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए रेणु बाला ने कितना बड़ा आरोप लगा दिया है। रामकृष्ण गुर्जर का आपने सुना होगा दोस्तों, उन्होंने उनकी आंखों में बदले की भावना दिखाई देती है इन विधायकों की आंखों में दोस्तों। आप किसी भी विधायक की अगर आप चीजें देखेंगे तो ये गद्दार कह रही है हरियाणा की जनता इन्हें, लेकिन कुछ ना कुछ सियासी उबाल है जो इन लोगों के अंदर है, वो उठ रहा है बार बार। तभी तो क्रॉस वोटिंग करने वाले लोग मीडिया कर्मियों को बुला रहे हैं दोस्तों, बेझिझक इंटरव्यू दे रहे हैं। उनकी आंखों में कोई गम, कोई शर्म है आप लोगों को नहीं दिखाई देगी। और दोस्तों हरियाणा की जनता बड़ी बेसब्री से हर चीज को बाकायदा नोट कर रही है। ये आज का हरियाणा पूरी तरीके से एजुकेटेड है दोस्तों, लेकिन पुराना हरियाणा का इतिहास रहा है, जब भी किसी ने जनता के खिलाफ जो मैंडेट हुआ है और जनता के खिलाफ जाने की कोशिश की है, जो मैंडेट उसे दिया है दोस्तों, हरियाणा के लोगों ने उसे कभी नहीं बोला है। चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल के विधायकों को तोड़ा था दोस्तों। उसके बाद इनेलो पार्टी, जो उसके बाद जो लोकदल था,
चौधरी देवीलाल सिरमौर बन गए थे पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का। हरियाणा की जनता ने चौधरी भजनलाल को उसके बाद सबक सिखाया था दोस्तों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब दूसरा टर्म था, हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई के 6 विधायकों को जब हुड्डा साहब तोड़ कर ले गए थे दोस्तों, उसके बाद देखिए आज तक हुड्डा परिवार इतनी लहर होने के बावजूद भी हरियाणा की जनता ने उन्हें सत्ता के दरवाजे से बेदखल कर दिया, बेरुखी से हटा दिया उन्हें दोस्तों। और आज देखिए ये जो नेता कर रहे हैं, हरियाणा की जनता इन 9 के 9 चेहरों को बाखूबी जानती है, जिन्होंने पूरी तरीके से मैच को फिक्स किया। जो स्पोर्ट फिक्सिंग में जिन लोगों ने अपनी वोट को इनडायरेक्टली है वो खराब किया, इन 9 के 9 फिक्सरों पर हरियाणा की जनता बहुत देख रही है। तभी तो बादली में आप कहीं भी चली जाइए, ये चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। बादली का व्यक्ति इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। तभी तो क्या कुलदीप वत्स की तरफ से किसी भी उनके साथी ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया दोस्तों, वरना सोशल मीडिया साइट पे हजारों लोग हैं अब तक वो अपलोड कर सकते थे, लेकिन कुलदीप वत्स के साथ इस मुद्दे पर कोई भी खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसलिए कभी मीडिया के सामने आ रहे हैं, कभी वो छुप जा रहे हैं दोस्तों। और कल हुड्डा साहब के साथ सभी विधायक थे और जज्जर से गीता भुक्कल भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन कुलदीप वत्स उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। ये बहुत दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये दोस्तों बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। ये राजनेता भी जानते हैं कि इनका भविष्य अब क्या है। जनता के बीच में ये लोग अपना भरोसा है वो खो चुके हैं, लेकिन बीजेपी जानती है कि जितना ये कचरा उड़ेगा, जितना ये लोग आपस में लड़ेंगे, उतना ही 2029 के लिए है वो बीजेपी को फायदा होने वाला है दोस्तों। आज कांग्रेस के ये हालात हैं, 2028 में भी राज्यसभा की 2 सीटें खाली होने वाली हैं दोस्तों। उस टाइम ये विधायक हैं क्या करेंगे दोस्तों। हो सकता है आज के दिन दीपेंद्र हुड्डा पर बहुत ज्यादा दबाव है, दीपेंद्र हुड्डा को शायद समझ नहीं आ रहा होगा, वो चिंतित हैं और आज ही शायद वो परख कर लेंगे कि कांग्रेस में कौन लोग उनके साथ हैं, कौन लोग उनके साथ नहीं हैं दोस्तों। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हुड्डा परिवार भी जिम्मेदार दिखाई देता है। कुलदीप वत्स ने कहा है वो कौन लोग हैं। हरियाणा की जनता है मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की बिरान माटी कर दी, राज छीन लिया हरियाणा की जनता से दोस्तों इनडायरेक्टली। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सियासी हमलावर ये लोग हैं दोस्तों। अब देखिए जो ये 9 चेहरे हैं ना दोस्तों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा यकीनन कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े मास लीडर हैं और चुनावी कैंपेन में उन्हीं के ऊपर 2029 में भी है पूरा चार्ज रहने वाला है दोस्तों। और इस क्षेत्र के अंदर आज भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, डैमेज तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन आज भी ये मादा तो कम से कम रखते हैं कि वो बहुत बड़ा नुकसान है इन विधायकों को पहुंचा सकते हैं दोस्तों। अब ये हर दिन बादली की जनता को भी झेलना पड़ेगा, हरियाणा की जनता को भी झेलना पड़ेगा, इनका क्या होता है क्या नहीं होता है दोस्तों। लेकिन ये आंख मिचौली का खेल है, अब लगातार है वो चलता रहेगा दोस्तों। और इस राज्यसभा वोटिंग ने दोस्तों एक इसमें उन गद्दारों की भी पहचान हुई है, लेकिन ऐसे लीडर भी निकलकर इसमें सामने आए हैं जिनके ऊपर गर्व महसूस होता है दोस्तों। इसमें हम खास तौर से जज्जर से जो विधायक हैं गीता भुक्कल, उनका हम जिक्र करना चाहेंगे दोस्तों। आज जज्जर हलके की जनता खास तौर से इस बात को महसूस कर रही है कि गीता भुक्कल के ऊपर जज्जर हलके के लोगों ने विपरीत हालात होते हुए भी लगातार उनको जिताया, यहां से बतौर उन पर अपना भरोसा इन्वेस्ट किया दोस्तों। आज गीता भुक्कल ने ना केवल पार्टी से बगावत करने वाले उन चेहरों को भी खोलकर सामने रख दिया। उस वक्त गीता भुक्कल की वो लीडरशिप क्वालिटी सामने आती है, उस एक वुमेन की। हमें लगता है कि उत्तर भारत की कांग्रेस पार्टी की आज के दिन अगर सशक्त महिला कोई है तो वो गीता भुक्कल ही हो सकती हैं और कोई नहीं हो सकता दोस्तों। जब हुड्डा साहब भी कहीं ना कहीं बच रहे थे उन नामों को लेने से, गीता भुक्कल ने बाकायदा उनकी पोल खोली दोस्तों और उस सशक्त महिला नेत्री का किरदार यहां पर निभाया उन्होंने। डटकर वो खड़ी रही और जब बिक रहा था हर कोई, जब महिला विधायकों पर भी आरोप लग रहे थे, तो पूरी तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है वो समर्पित खड़ी नजर आई दोस्तों। आज जज्जर जिला गीता भुक्कल को बहुत प्राउड नजरों से देख रहा है। बीके हरिप्रसाद ने चलिए वो पार्टी प्रोटोकॉल हाथ होता है कहा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज गीता भुक्कल के बारे में सोच रहे होंगे कि वाकई में आज देखिए कि गीता भुक्कल किस कदर यहां पर हैं, वो खड़ी हुई हैं दोस्तों। लेकिन शायद कुलदीप वत्स जैसे राजनेता
उस श्रेणी में बहुत पीछे खड़े दिखाई देते हैं। वो इसलिए खड़े दिखाई देते हैं दोस्तों कि एक गीता भुक्कल भी इसी जज्जर जिले से हैं दोस्तों, किस तरह विपरीत परिस्थितियों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ी नजर आई। और कहा भी जा रहा है कि जो पूरा चुनाव चल रहा था, हमारे सूत्र बता रहे हैं, गीता भुक्कल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। जो महिला विधायक थी कांग्रेस की, उन पर पूरी तरीके से उनकी देखरेख करने की, एक तरीके से राजनीतिक निगरानी इसे कह सकते हैं दोस्तों। गीता भुक्कल ने इस पूरे राज्यसभा चुनाव में पर्दे के पीछे, जब यहां पर बार बार मीटिंग हुई है तब से लेकर, जब हिमाचल में शिफ्ट किया गया है तब से लेकर, शायद ही उन्होंने कभी पूरी नींद की झपकियां ली होंगी दोस्तों। और उसी का यह परिणाम है कि हारते हारते कांग्रेस पार्टी बच गई और उन चेहरों को हरियाणा की जनता के सामने लाकर रख दिया दोस्तों। तो जज्जर हलके ने जो इन्वेस्ट किया था अपनी विधायक के ऊपर, आज वो फक्र महसूस कर रहा है। एक लीडर के तौर पर दोस्तों उभर कर सामने आ रही हैं गीता भुक्कल। और कांग्रेस पार्टी को शायद शीला दीक्षित के बाद उत्तर भारत में पहली कोई सशक्त महिला नेत्री है यहां पर मिली है, और जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के साथ कोई दगा नहीं किया, बल्कि इस विपरीत समय भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर है दोस्तों खड़ी हैं। और ये किस तरह का खेल चल रहा है हरियाणा की जनता के सामने, लोग पूछ रहे हैं। क्या एकदम से कार्रवाई नहीं कर देनी चाहिए थी, लेकिन आखिर फूक फूक कर कदम है वो क्यों रखा जा रहा है दोस्तों? बीजेपी की विधानसभा में लोग फिर डांस क्यों ना करें, जैसे कि हुड्डा साहब ने कहा था। ये चल रहा है, हर तरफ चर्चाएं हैं दोस्तों। अब कांग्रेस पार्टी इन विधायकों को क्या करती है क्या नहीं करती है, वो उस पार्टी का इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन जनता के बीच में जिन जिन का नाम उछल रहा है वो पूरी तरीके से अपनी साख को, राजनीति पहचान को खोते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और हरियाणा की जनता शायद ही कभी हरियाणा के गुनहगारों को कभी माफ नहीं किया है, और शायद यहां भी वो करते हुए नजर नहीं आ रही हैं। आप फेसबुक खोलिए, हरियाणा के युवा खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, और खुलकर इन विधायकों के बारे में क्या सोच रखते हैं, या 2029 में इन विधायकों को लेकर वो क्या फैसला लेंगे, वो बिल्कुल पूरी तरीके से नजर आ रहा है दोस्तों। आप 90 डिग्री को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने जानकारों के साथ, और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।